हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अभी अपन 9 चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक फ्री फॉल डिस्कस करेंगे और यही लास्ट टॉपिक है हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसलिए मैं वाइट बोर्ड की बजाय नोटबुक पर आपको समझा रहा हूँ और कोशिश ये रहेगी कि आपको सबको समझ में आए, बशर्ते आप थोड़ा क्लास को कंस्टेंट होकर के और फोकस्ड माइंड से देखें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के थोड़ा स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना। तो समझना बेटा, फ्री फॉल जैसा कि नाम में दिख रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होता है। तो फ्री फॉल का मीनिंग है बेटा मोशन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटी अंडर द ग्रेविटी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्री फॉल। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्री फॉल। ओके, थोड़ा ये फोकस इधर उधर हो रहा है, पता नहीं कैमरे का कैसे, पर धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो नेक्स्ट अपन इसमें बात करें बेटा, फ्री फॉल यहाँ पर दो टाइप का होता है। पहला देखो, एक तो बेटा थ्रो अपवर्ड थ्रो, ठीक है, और एक है बेटा डाउनवर्ड फॉल डाउनवर्ड फॉल। इन दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। देखो बेटा, याद रखना, अपवर्ड थ्रो मतलब जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करी जाती है, तो बेटा यहाँ पर ए फॉर एक्सेलरेशन, जैसा कि आपने 7 चैप्टर लॉ मतलब मोशन वाले में पढ़ा है, ए फॉर एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर बेटा ए जो होता है वो -g होता है। जी अभी आप पढ़ के आए, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। और जब भी कोई चीज़ अपवर्ड थ्रो होती है बेटा, तो वहाँ पर याद रखना बेटा, v जो होता है फाइनल वेलोसिटी, वो 0 मीटर पर सेकंड होता है। ये आपको बातें, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ऐसे ही बेटा, जब डाउनवर्ड फॉल कोई चीज़ होती है, तो उसमें बेटा नीचे की तरफ वो आती है। तो यहाँ पर दो चीज़ याद रखनी कि ए जो होता है एक्सेलरेशन, वो +g होता है ग्रेविटी एक्सेलरेशन के इक्वल, और जो बेटा u होता है वो 0 होता है। u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने। अपवर्ड थ्रो जब भी होगा तो बेटा a जो होगा वो -g होगा, v जो होगा वो 0 होगा। जब डाउनवर्ड होगा तो बेटा a +g होगा और u 0 मीटर पर सेकंड होगा। ओके, ये दो बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट सब इनको बेटा, जो अपने मोशन के 3 इक्वेशन पढ़े थे। फर्स्ट इक्वेशन पढ़ा था a इज इक्वल v इज इक्वल u प्लस ए टी। ठीक है, सेकंड पढ़ा था s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड पढ़ा था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल 2as। अब इनको फ्री फॉर्म में जब लिखते हैं बेटा, ध्यान रखना, दो बातें याद रखना। जो s डिस्टेंस आपको बताया गया है, वो बेटा यहाँ हाइट h बन जाता है, h मतलब हाइट बन जाता है। ठीक है, और जो बेटा आपको a बताया गया है एक्सेलरेशन, वो बेटा यहाँ g बन जाता है ग्रेविटी एक्सेलरेशन। ये दो बातें याद रखनी है। तो अब अगर आपको कोई भी इक्वेशन फ्री फॉर्म में लिखना है, तो आप ये चीज़ें याद रखना कि s को रिप्लेस करना है h से और a को रिप्लेस करना है g से। जैसे फर्स्ट इक्वेशन का फेस मैं आपको दिखाऊं, तो बेटा v इज इक्वल हो जाएगा u प्लस जी टी। अगर डाउनवर्ड फॉल है तब बेटा ये प्लस जी टी आएगा, अगर अपवर्ड थ्रो है तो बेटा माइनस जी टी हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन का फेस अगर मैं लिखूँ तो बेटा ये हो जाएगा h इज इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं थर्ड इक्वेशन लिखूं बेटा, तो थर्ड इक्वेशन हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच। ये मैंने तीनों के तीनों इक्वेशन डाउनवर्ड फॉल के लिए लिखे हैं या डाउनवर्ड मोशन के लिए लिखे हैं। ठीक है, अगर अपवर्ड लिखोगे तो यहाँ पर सब जगह -g t, यहाँ पर -12 g t स्क्वायर, यहाँ पर -2gh हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये होता है फ्री फॉल, इस पर बेस बेटा न्यूमेरिकल आता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी कोई चीज़ अपवर्ड थ्रो का होगी तो a -g होगा, v 0 होगा। डाउनवर्ड फॉल होगी तो a +g होगा, u 0 होगा। ठीक है, और यहाँ एक और चीज़ बता दो बेटा, आने का टाइम, आने ऊपर से नीचे आने का टाइम
T1 और नीचे से ऊपर जाने का टाइम T2, ये दोनों टाइम बराबर होते हैं, ध्यान रखना बेटा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आता है कि नीचे आने का टाइम और ऊपर जाने का टाइम बेटा बराबर होता है। T1 इज इक्वल T2 होता है, ठीक है। T1 इज इक्वल क्या होता है, T2। ऑलवेज याद रखना बेटा, टाइम ऑफ गोइंग एंड टाइम ऑफ कमिंग, आने का समय बराबर जाने का समय बराबर होता है फ्री फॉल के अंदर, ठीक है ना। आने का टाइम और जाने का टाइम बराबर होता है। और यहाँ पर मैक्सिमम हाइट जब निकाली जाती है तो बेटा उसके फॉर्मूले आपको ये थर्ड इक्वेशन से निकालना होता है। हाइट जो निकालनी है वो थर्ड इक्वेशन से निकालनी है। कौन से इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पूछे, कोई भी हाइट पूछे तो आपको थर्ड इक्वेशन अप्लाई करना है, v² माइनस u² इक्वल 2gh वाला, ओके। और जी का वैल्यू ऑलवेज पुट करना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब बोल दे तो 9.8 लेना है, ठीक है। अभी बात करते हैं चैप्टर नंबर 8। इसमें जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 में वो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले चैप्टर 8 में अपन को पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहले क्या पढ़ना है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया बोले या फिर फर्स्ट लॉ बोले एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट then it will be in rest until an external force will not act। तो कहने का मतलब ये है कि इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट विल बी इन रेस्ट until an external force will not work। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा रेस्ट में होता है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं बेटा, इसका रीज़न ये है कि इनर्शिया का मतलब होता है, इनर्शिया का मतलब क्या होता है पहले वो पता होना चाहिए। तो इनर्शिया का मीनिंग याद रखना बेटा, एबिलिटी टू रेसिस्ट ऑफ चेंज इन पोजीशन। कोई भी ऑब्जेक्ट का बेटा अपनी पोजीशन चेंज का जो रेसिस्ट करने का प्रॉपर्टी है या एबिलिटी है, उसी को अपन क्या नाम देते हैं, इनर्शिया। कोई भी ऑब्जेक्ट का अपनी पोजीशन चेंज में जो रेसिस्ट करने की पावर होती है उसी को इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। और इसमें इनर्शिया जो बेटा होता है वो डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड ऑन मास। किस पर डिपेंड करता है, मास पर। इट्स डिपेंड ऑन मास, ठीक है, मास पर डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा होगा इसका एग्जांपल, जैसे बस में एग्जांपल में बोलूँ आपको, इसका एग्जांपल मिलता है फॉलिंग, गिरना, या फॉलिंग अपवर्ड क्या बोलेंगे, अप, फॉलिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स बाय ड्राइवर। आपने देखा होगा जब बस में आप खड़े रहते हैं तो जब ड्राइवर बस में ब्रेक लगाता चलती हुई में तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये भी किस वजह से हुआ, इनर्शिया। क्यों, क्योंकि आप जब बस में चलती हुई बस में आप खड़े थे तो आप रेस्ट में थे, और जैसे ही उसने ब्रेक लगाया तो बस रेस्ट में आया,
तो बस के रेस्ट में आने के साथ साथ आपके बॉडी को जो एक्सटर्नल फोर्स मिला उस वजह से आपका बॉडी आगे की तरफ बेंड हो गया। क्यों? क्योंकि उस केस में जो आपका बॉडी है वो क्या करना चाहता था, रेस्ट में ही रहना चाहता था, और ब्रेक लगने के बाद आपका बॉडी रेस्ट से मोशन में आ रहा था, तो आपकी बॉडी उसको वापस रेस्ट में ले जाने के लिए क्या लगा रही थी, इनर्शिया लगा रही थी, जिस वजह से आपका बॉडी आगे की तरफ बेंड हो गया। ठीक है, जो चलती बस में ब्रेक लगती है तो वहाँ पर कौन सा लॉ ऑफ मोशन देखने को मिलता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखने को मिलता है, और उसी इनर्शिया की वजह से बेटा आपका बॉडी आगे की तरफ बेंड हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया का स्टेटमेंट सिंपल सा याद रखना कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में होता है तो वो रेस्ट में रहता है, अगर कोई बॉडी मोशन में होता है तो मोशन में रहता है। कब तक? जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता। ठीक है, और ये जो लॉ है वो इनर्शिया लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनर्शिया डिपेंड्स करता है मास पर, और इनर्शिया का मीनिंग या डेफिनेशन क्या होता है, एबिलिटी टू रेसिस्ट द चेंज इन पोजीशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन का आप एक फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, तो बेटा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट ये होता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। मतलब जब भी किसी भी क्वांटिटी के अपॉन बेटा टाइम आता है तो वहाँ पर रेट वर्ड लगता है, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ये क्या है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, इट इज़ कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसको थोड़ा सा सिंबल फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं बेटा डेल्टा पी। डेल्टा ट्रायंगल का मीन्स, यहाँ डेल्टा बोलते हैं ट्रायंगल को, और ट्रायंगल का मीन्स होता है बेटा चेंज। ठीक है, तो पी मतलब मोमेंटम का सिंबल होता है और टाइम मतलब टी होता है। डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू एफ फोर्स होता है, तो डेल्टा पी अपॉन टी प्रोपोर्शनल एफ, ये किसका सिंबल हो गया? ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन का हो गया, डेल्टा पी अपॉन टी प्रोपोर्शनल टू एफ। जहाँ पर मैं बता दूं बेटा, डेल्टा मतलब होता है चेंज, पी मतलब होता है मोमेंटम, पी बेटा मोमेंटम का सिंबल है, ध्यान रखना, और टी होता है बेटा टाइम। ठीक है, ये सारे सिंबल सबको याद रखने हैं। यहाँ पर डेल्टा मतलब चेंज होता है, पी मतलब मोमेंटम होता है, और टी मतलब टाइम होता है। ठीक है, तो अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन देखें। डेरिवेशन इसका क्या होगा? डेरिवेशन ध्यान देना, इसका डेरिवेशन क्या होता है कि आपको बेटा पता होना चाहिए। मैं बता दूं बेटा, सबसे पहली चीज़, सिंस P इज इक्वल्स टू होता है mb, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, कि जो मोमेंटम होता है बेटा वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, जहाँ m का मतलब मास है, b का मतलब वेलोसिटी है। ठीक है, तो मोमेंटम के दो, जैसे वेलोसिटी के दो केस होते हैं, इनिशियल और फाइनल, वैसे मोमेंटम के दो केस होते हैं। ठीक है, तो बेटा पी आई मतलब इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, और पी एफ का मतलब होता है बेटा फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बेटा, जब भी अपन चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो पी एफ माइनस पी आई करेंगे। तो बेटा यहाँ से डेल्टा पी का मतलब होता है पी एफ माइनस पी आई, फाइनल वाले में से इनिशियल वाला माइनस कर दो, तो ये डेल्टा पी का मतलब हो गया। ठीक है, उसके बाद अपन थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यहाँ पर मैं रखूँ बेटा फॉर्मूले में, तो देखो सिंस एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाए, देखो एफ प्रोपोर्शनल आपने पढ़ा हुआ है डेल्टा पी अपॉन टी, और आपने अभी पढ़ा कि प्रोपोर्शनल जब इक्वल में कन्वर्ट होता है तो कांस्टेंट आता है, तो यहाँ एफ इज इक्वल के डेल्टा पी अपॉन टी आ जाएगा। यहाँ के क्या है? कांस्टेंट है, बता देना के क्या हुआ? कांस्टेंट। तो यहाँ के कांस्टेंट आया, तो आगे केस में क्या होगा बेटा, जब अपन इस कांस्टेंट को के को 1 रखेंगे एट के इज इक्वल 1, और 1 रखने के बाद डेल्टा पी का वैल्यू ये रखेंगे बेटा पी एफ माइनस पी आई, तो ये वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से होगा क्या बेटा, एफ इज इक्वल पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी हो जाएगा। और बेटा देखो मैं बता दूं कि पी एफ का फॉर्मूला होगा एम बी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, और पी आई का फॉर्मूला होगा मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी एम यू। पी एफ का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल मोमेंटम है,
तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी आ गया, और पी आई मतलब इनिशियल मोमेंटम है, तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी आ गया। यू इनिशियल होता है, वी फाइनल होता है। ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे बेटा, तो यहाँ से क्या बनेगा कि एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। यहाँ से आप m कॉमन ले लोगे तो बेटा बन जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। तो आपको ये जानते हो, आपको पता होना चाहिए, सिंस v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, a होता है। क्या होता है, a होता है। तो यहाँ से वैल्यू रखोगे तो बेटा फॉर्मूला आएगा m इंटू ए, तो f इज इक्वल टू क्या होता है, ma। तो याद रखना बेटा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, फोर्स का फॉर्मूला प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, फोर्स का फॉर्मूला। तो आपको याद रहना चाहिए कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या होता है कि चेंज इन मोमेंटम का जो रेट होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है वो फोर्स का फॉर्मूला प्रोड्यूस करता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। कैसे कैसे आता है आपको स्टेप बता दिया मैंने, ये बात याद रखना है बेटा। मोमेंटम का फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू एम बी, पी इज इक्वल टू एम बी। पी मोमेंटम होता है, एम मास होता है, वी वेलोसिटी होता है, ठीक है। और यहाँ से इसके यूनिट की बात करें बेटा, तो मोमेंटम का यूनिट याद रखना, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, ठीक है। और बेटा वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो बेटा मोमेंटम का यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकंड। क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड। और फोर्स तो कोई भी हो, यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तो समझ में आएगा। इसको कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन। ये है यहाँ से पी इज इक्वल टू एम बी से लेकर के यहाँ तक, एफ इज इक्वल टू एम ए तक, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट देख लेते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इसको बेटा एक और नाम देते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। क्या नाम देते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। इसका स्टेटमेंट तो बड़ा आसान है, क्या है कि ईच एंड एवरी एक्शन, ईच एंड एवरी एक्शन, ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ इक्वल अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन। तो इसका स्टेटमेंट बड़ा आसान है कि ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वेरी सिंपल। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नंबर 1 है, इस ऑब्जेक्ट का नंबर 2 है। अगर ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पर एफ जो फोर्स लगा रही है, उस फोर्स का मैंने नाम दे दिया 1 2, मतलब 1 वाली 2 पे लगा रही है, और ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा ऐसे फोर्स लगा रही है, जैसे 2 वाली 1 पे लगा रही है, तो उसको बोलेंगे F21। मतलब 1 वाली बॉल जो है सेकंड वाली बॉल पे फोर्स F12 लगा रही है, और सेकंड वाली बॉल जो है वो फर्स्ट वाली बॉल पर F21 लगा रही है। मतलब 2 वाली लगा रही, पहले 2 लिखा हुआ तो 2 वाली लगा रही है 1 पे, और यहाँ पहले 1 लिखा हुआ है तो 1 वाली लगा रही है 2 पे। तो ये जो F12 है ये एक्शन हुआ, और F21 जो है वो रिएक्शन हुआ। तो यहाँ से बेटा कंक्लूजन ये निकलता है अकॉर्डिंग टू लॉ कि बेटा F12 इज इक्वल होगा माइनस F21। अब ध्यान रखना बेटा, फिजिक्स में कभी भी माइनस आता है ना, तो माइनस बताता है बेटा डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो माइनस क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है। और ये बात यहाँ मतलब ये हुआ बेटा, इक्वल में लिखी हुई है, कहने का मीन्स ये है जो F12 का जो वैल्यू होगा, जैसे मान लीजिए कि F12 का वैल्यू 4 न्यूटन है, तो F21 का वैल्यू भी 4 न्यूटन आएगा, बस किस में आएगा, माइनस में। और माइनस क्या बताया कि अपोजिट डायरेक्शन है, जैसे ये F12 इधर लग रहा है, इधर की साइड जा रहा है, और ये F21 इधर की साइड आ रहा है, तो डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है बट वैल्यू इक्वल रहेगा, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन लॉ क्या बोलता है कि ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। ये न्यूटन के बेटा 3 लॉ थे। फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या था कि लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया था। और सेकंड लॉ क्या था, कंजर्वेशन इसको सेकंड लॉ को कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोल देते हैं बेटा।
क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स है, इसलिए इसको कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्शन रिएक्शन लॉ बोलते हैं, जहाँ पर आप याद रखना फाइनल कंक्लूजन कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21। F12 और F21 का वैल्यू इक्वल होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। ओके, स्टेटमेंट क्या था, ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसी के साथ ये चैप्टर में एक चीज़ और समझनी है, उसके बाद अपन का 8 और 9 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हाफ ईयरली। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। एक बार मैं फ़ोन रोटेट कर रहा हूँ, आप सीधे सीधे देख लेना। ओके, अभी अपन स्विच करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बेटा जो इसमें अगला टॉपिक है वो रहेगा आपका 8 चैप्टर में ही। वो क्या है, आप कॉन्सेप्ट है छोटा सा, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। इसका मतलब क्या है बैलेंस एंड अनबैलेंस का। तो बेटा ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर बेटा दो फोर्स लग रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये F12 है, ये F1 है सॉरी, और इधर से लग रहा है बेटा ये F2 है। तो अगर ये F1 और F2 का वैल्यू इक्वल होगा तो मतलब इसको क्या बोलेंगे कि ये बैलेंस फोर्स है। कैसे सर जी, कि इफ़ F1 इज इक्वल्स टू F2 देन क्या होगा, नेट फोर्स विल बी F1 माइनस F2 एंड इज इक्वल टू क्या आएगा 0 न्यूटन। तो कहने का मतलब ये है कि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट हैव 0 नेट फोर्स देन इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। if net force is 0 Newton is 0 then it is called balance force। क्या बोलते हैं, it is called balance force। अगर बेटा नेट फोर्स 0 होता है तो उसको बैलेंस फोर्स बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ दिखाया कि इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन से F1 लग रहा था, इस डायरेक्शन से F2 लग रहा था। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो बेटा जो नेट फोर्स है वो माइनस करके निकालते हैं। क्या करके निकालते हैं, माइनस करके निकालते हैं। ध्यान रखना इस बात को ध्यान रखना। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले टोटल फोर्स का वैल्यू 0 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। दूसरा केस, पहला केस हो गया ये। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है बेटा अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस का मतलब क्या होता है, ये वाली बात याद रखना। अनबैलेंस का मतलब क्या होता है, अनबैलेंस का मतलब है जब ये ऑब्जेक्ट है इस पर वही सेम दो फोर्स, इधर से F1 और इधर से F2। अगर बेटा F1 जो है वो इज नॉट इक्वल है F2 के, ये वाली बात है, तो बेटा नेट फोर्स जो आएगा F1 माइनस F2 से आएगा। ठीक है, और वो इज़ नॉट इक्वल क्या होगा, 0 होगा। इज़ नॉट इक्वल क्या होगा, 0। तो आप याद रखें, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स 0 नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स। तो याद रखना, इफ़ नेट फोर्स इज नॉट 0 then force is called unbalance। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स 0 नहीं है तो उसको बोलेंगे वो अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस फोर्स फील कर रही है। तो इफ़ टू फोर्सेज on an object are not equal then the net force will not be 0 and this is called unbalanced force। If an object feels two equal forces from opposite direction then net force will be 0 and it is called balance force। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दोनों साइड से लगने वाले फोर्स इक्वल होंगे तो नेट फोर्स 0 आएगा और उसको बैलेंस फोर्स कहते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले दोनों फोर्स जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, तो नेट फोर्स 0 नहीं आएगा और वो फोर्स क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा। ओके,
ये बैलेंस अनबैलेंस फोर्स का केस है। अब फाइनल इसमें है बेटा कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। क्या है? कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। इसमें आपको एक फाइनल प्रूफ बता दूं बेटा मैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या होता है। पी आई इज इक्वल पी एफ होता है, मतलब फाइनल मोमेंटम इज इक्वल इनिशियल मोमेंटम। पी आई अभी बता के आया था मैं, इनिशियल मोमेंटम, ये है फाइनल मोमेंटम, इज इक्वल होता है। तो इसका मीन स्टेटमेंट क्या हुआ कि मोमेंटम नाइदर वी क्रिएटेड, नाइदर NIGHTHER, नाइदर वी क्रिएटेड नॉर वी destroyed। मोमेंटम नाइदर वी क्रिएटेड नॉर वी destroyed, ये इसका स्टेटमेंट है ऑफिशियल कि मोमेंटम नाइदर भी क्रिएट होता है, नाइदर भी नॉर भी डिस्ट्रॉयड होता है। और या फिर इसको ऐसे कह लो मैथमेटिकल फॉर्म में कि पी आई इज इक्वल पी एफ होता है। अब इसको बेटा प्रूफ कैसे करें, ध्यान रखना कि बेटा पी आई इनिशियल मोमेंटम है, पी एफ फाइनल मोमेंटम है। तो मैंने आपको बताया, जैसे मान लो ये एक बॉल है, फर्स्ट बॉल 1 है, ये सेकेंड बॉल है 2 है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, ठीक है ना। और ये बेटा इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है, u1 से, और ये u2 से चल रहा है, ठीक है। ये u1 से चल रहा है, u2 से चल रहा है। तो इनका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम आपको पता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम, सिंस आप जानते हो मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। सर क्या होता है सर, मास इंटू वेलोसिटी। ये बात ध्यान रहे, मोमेंटम इज इक्वल मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास m1 है, वेलोसिटी u1 है, इस सेकंड ऑब्जेक्ट का मास m2 है, वेलोसिटी u2 है। तो यहाँ से बेटा पी आई निकालूंगा मैं, पी आई इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m1 u1 है ना। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा, m1 u1, सेकंड का क्या होगा, m2 u2, दोनों का टोटल निकाल लिया मैंने, तो ये पी आई आ गया, m1 u1 प्लस m2 u2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और बेटा जब मैं फाइनल मोमेंटम निकालूंगा तो पी एफ जब निकालूंगा, अब ये यू से क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा बेटा m1 v1 प्लस m2 v2, ये फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। इसका फाइनल मोमेंटम u1 से b1 हो जाएगा, इसका फाइनल वेलोसिटी u1 से b1 हो जाएगा, और इसका फाइनल वेलोसिटी u2 से v2 हो जाएगा। तो जब फाइनल निकालूंगा तो यहाँ v आ जाएगा, m1 v1 और m2 v2। अब इन दोनों इक्वेशन से अपन क्या करें, इनको इक्वल रख दें। तो देयरफॉर m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल क्या होगा, m1 b1 प्लस m2 v2। अकॉर्डिंग टू लॉ ये होगा नहीं होगा ना। अब इसमें क्या होगा कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल m1 b1 प्लस m2 b2 आ गया। अब यहाँ पर कंडीशन मानते हैं, इफ़ पी आई इज इक्वल 0 kg मीटर पर सेकेंड। अगर बेटा जो फर्स्ट मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम, वो 0 हो जाए, मतलब ये लेफ्ट वाला 0 हो जाए, तो क्या होगा पता है, यहाँ से 0 इज इक्वल हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब मैं इसको इधर ले आऊँ एक को, तो ये हो जाएगा माइनस m2 v2 इज इक्वल m1 v1। ये आपको प्रूफ याद रखना है, फॉर्मूला काम आएगा कि माइनस m2 v2 इज इक्वल m1 v1। यहाँ से बेटा एक बात याद रखना कि जो v2 है उसको रिकॉयल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकॉयल वेलोसिटी, ठीक है, रिकॉयल वेलोसिटी कहते हैं v2 को बेटा। यहाँ पर जो v2 है वो रिकॉयल वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो याद रखना फाइनल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो फाइनल कंक्लूजन है, कंडीशन मान के वो क्या आता है कि माइनस m2 v2 इज इक्वल m1 v1, माइनस m2 v2 इज इक्वल m1 v1, जहाँ v2 को क्या बोलते हैं, रिकॉयल वेलोसिटी। और रिकॉयल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इधर लिख रहा हूँ मैं। रिकॉयल वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ any body, any object in opposite direction of motion, in opposite direction of motion, किसी भी ऑब्जेक्ट का बेटा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में जो वेलोसिटी होता है
उसी को अपन क्या नाम देते हैं, रिकॉयल वेलोसिटी। जैसे जब बेटा बंदूक की गोली चलती है तो बेटा गोली तो आगे जाती है, बट बंदूक जो है वो पीछे झटका मारती है। जब बंदूक से गोली चलती है, पिस्टल या कोई भी गन से, तो बेटा गोली बुलेट जो होती है वो तो आगे जाती है, बट पिस्टल या गन जो होती है वो पीछे की तरफ धक्का मारती है। और उस धक्का मारना जो पीछे वाला होता है उसी को क्या कहते हैं, रिकॉयल वेलोसिटी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में होता है उसी को रिकॉयल वेलोसिटी कहते हैं। और यहाँ कंजर्वेशन लॉ में कौन सा वेलोसिटी रिकॉयल बोला जाता है, v2 वाला। ठीक है, ओके। आई होप यहाँ तो समझ में आया होगा। इस पर न्यूमेरिकल आते रहते हैं, ये अपन आगे एग्ज़ाम के बाद और ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।